After particle physics, there is another branch that is atomic and molecular physics. एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स को डिस्कस करना या डिस्क्राइब करना, डिफाइन करना अब बहुत ज़्यादा आसान है. कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स क्या है कि इज द स्टडी ऑफ, इसके नाम से ही जाहिर है कि नाम में हमें डिस्कस किया गया है एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का जिक्र किया गया है. तो एटम्स की स्टडी या फिर मॉलिक्यूल्स की स्टडी को क्या कहा जाएगा? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स. एटम तो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, आसान सा कॉन्सेप्ट है कि मॉलिक्यूल्स असल में एटम से बनते हैं. एक जैसे एटम्स या अलग किस्म के दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कंबाइन स्टडी को कहा जाता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स. इसमें पढ़ा क्या जाता है, ये चीज़ माइंड में रखने की है. अब अगर गौर करें एटम के स्ट्रक्चर को, तो हम कहते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर में सेंट्रल पोर्शन है न्यूक्लियस और बाहर इसके क्या हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स हैं. राइट. तो ये एटम की कॉम्पोजिशन है सिंपल सी. इस कॉम्पोजिशन की स्टडी को भी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में काउंट किया जाता है. उसके बाद फिर एटम्स बिहेव कैसे करते हैं जब उनको एनर्जी से एक्सपोज किया जाता है. फॉर सपोज हमारे पास मल्टीपल शेल्स वाला ये कोई एटम है. अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाए, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाए, कितनी एनर्जी, जो कि इन दो एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर हो, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से जंप करके अपर एनर्जी लेवल में चला जाएगा. इस प्रोसेस को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये एक एक्साइटेशन प्रोसेस है. ओके. तो जो एटम बना उस एटम को एक्साइटेड एटम कहा जाएगा. तो ये एक्साइटेशन भी हम इसी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में पढ़ते हैं. फिर एटम जब एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन जब वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है. वो रेडिएटेड एनर्जी जो कि एटम से निकली है वो उस एटम की पहचान होती है, जो कि स्पेक्ट्रम बनाती है, जिस स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाता है. सो लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक्चुअली ये पहचान होती है किसकी? एटम की, कि किस एटम से ये लाइट आई है, किस एटम से ये एनर्जी आई है. इसलिए लाइन स्पेक्ट्रम को फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है. इज इट राइट? तो एटम्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एटम को एनर्जी से एक्सपोज करें तो क्या होता है, एनर्जी रेडिएट करें तो क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में पढ़ते हैं. एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की दो खास बहुत बड़े हिस्से जो टेक्निक्स हैं जो कि हमारे यहाँ डेली लाइफ में यूज़ हो रही हैं, वो लेज़र और एक्सरेज हैं. लेज़र भी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का हिस्सा है और एक्सरेज भी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का हिस्सा है. एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के बाद हम फिजिक्स की अगली ब्रांच को स्टडी करते हैं जिसे कहा जाता है प्लाज्मा फिजिक्स. राइट. सो प्लाज्मा फिजिक्स को हम डिफाइन करते हैं कि इज द स्टडी ऑफ प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या है? आसान तरीन लफ्ज़ों में हम इसे कहते हैं कि हाईली आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ एन एटम. हाईली आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ मैटर. मैटर की आयोनाइज्ड फॉर्म को प्लाज्मा कहा जाता है. कैसे? थोड़ा सा गौर कर लेते हैं इसी पर, या कोई नया डायग्राम ले लेते हैं. फॉर सपोज न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं और उनकी कुछ ना कुछ बाइंडिंग एनर्जी है. हम अपनी तरफ से ही कोई एग्जांपल लेते हैं. सपोज करें ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इज इट राइट? अगले किसी एनर्जी लेवल की एनर्जी है -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. माइनस साइन शो कर रही है कि इस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन बाउंड है इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने के लिए. इज इट राइट? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को इन दो एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर एनर्जी दी जाए, कितनी एनर्जी?
फॉर सपोज इसको आप एनर्जी दें इस इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, इज इट राइट? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देने पर ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया एक्साइटेशन। लेकिन अगर ऐसा हो कि हम इस इलेक्ट्रॉन को इस एनर्जी लेवल के बराबर एनर्जी दें, इस एनर्जी लेवल की एनर्जी 1.5, तो हम इसको एनर्जी दें कितनी? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? विल से दैट ऑलरेडी कितनी थी एनर्जी? -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर हमने कितनी दे दी इसको और 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल कितनी हो गई? 0। अब इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी है? 0। मीन्स नाउ द इलेक्ट्रॉन इज नो मोर बाउंड विद दिस एटम। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ अब मजीद बाउंड नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इस एटम से डिटैच हो जाएगा, तो ये कहा जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। इज इट राइट? फ्री इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव एनर्जी या जीरो एनर्जी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। ओके और ये एटम जो है किस स्टेट में आ गया? आयोनाइज स्टेट में। इसको क्या कहा जाएगा? आयन कहा जाएगा। इलेक्ट्रॉन को हमने एटम से रिमूव कर दिया, तो एटम जो बचा उसे क्या कहा जाएगा? आयन। अब अगर ऐसा करें कि इस एटम के सारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, तकरीबन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, तो ये एटम हाईली आयनाइज्ड स्टेट में आ जाएगा और उस हाईली आयनाइज्ड स्टेट को प्लाज्मा कहा जाता है। सो व्हाट इज प्लाज्मा फिजिक्स? प्लाज्मा फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ हाईली आयोनाइज्ड मैटर, या प्लाज्मा फिजिक्स इज जस्ट द स्टडी ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा फिजिक्स के बाद हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक वाइड ब्रांच है फिजिक्स की, बहुत ज़्यादा ब्रॉड ब्रांच है ये। इसकी कुछ चीज़ें हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, इसकी कुछ बेसिक्स डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जब चार्ज को डिस्कवर किया गया। चार्ज को पुराने फिलासफर्स के दौर में, थैलस के दौर में डिस्कवर किया गया, और फिर चार्ज के कुछ कैरेक्टर्स, चार्ज की डेफिनेशन, ये सब चीज़ें हमारे सामने आई। अट्रैक्शन, रिपल्जन, कॉलम्स लॉ, ये सारी चीज़ें सामने आई। राइट? मैग्नेटिज्म भी एक अलग स्टडी हुआ करती थी कि कुछ स्पेशल किस्म के मटेरियल्स हैं जो कि किसी मैग्नीज साइंसदान ने डिस्कवर किए थे। इंडिया की किसी डिस्ट्रिक्ट में जिसको मैग्नीशिया कहा जाता है, वहाँ से उस मटेरियल का नाम पड़ा मैग्नेट। उसको एबिलिटी थी कि वो वैसे ही दूसरे मटेरियल्स को अट्रैक्ट या रिपेल करता था। राइट? ये चीज़ें बेसिक डिस्कशन में आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। फिर 1819 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो एक्सपेरिमेंट किया था क्रिस्टिन ऑरिस्टर ने। उस एक्सपेरिमेंट में कुछ अजीब सा फेनोमेना डिस्कवर हुआ था। वो ये था कि सपोज़ करें हमारे पास कोई मैग्नेटिक नीडल, पहले बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ करें हमारे पास कोई मैग्नेटिक कंपास है। इस मैग्नेटिक कंपास को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। फॉर सपोज़ हमारे पास ये कोई मैग्नेटिक कंपास है जिसका एक साइड नॉर्थ पोल है और दूसरा जो है वो साउथ पोल है। अगर इस मैग्नेटिक कंपास के पास मैं कोई मैग्नेट लेकर जाऊंगा तो ये मैग्नेटिक कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी, अपने आप को अलाइन करेगी। किसकी वजह से? मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये कोई हमारे पास मैग्नेट है, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो कंपास है ये अपने आप को अलाइन करेगी। इज इट राइट? क्यों? बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ दिस टू मैग्नेट्स। एक्चुअली ये भी मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है। क्रिस्टिन ऑरिस्टर ने अजीब चीज़ डिस्कवर की थी, वो ये कि एक कंडक्टर है जिसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा है। ओके? उसके इर्द गिर्द पड़ी हुई ये मैग्नेटिक नीडल्स जो हैं उस करंट की वजह से डिफ्लेक्ट होती हैं। ओके? तो यहाँ पर क्रिस्टिन ऑरिस्टर के लिए सवाल था कि पहले ये नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी किसकी वजह से? मैग्नेट की वजह से। यहाँ पर मैग्नेट तो है ही नहीं,
जस्ट मैग्नेटिक नीडल या कंपास है और एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। करंट के फ्लो होने की वजह से ये कंपास जो है डिफ्लेक्ट हो रही है। उसकी इस स्टडी का, इस एक्सपेरिमेंट का एक खुलासा ये बनता है कि ऐसे लग रहा था जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। उसने अपने लफ्ज़ों में कहा है कि इट फील्स दैट करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग था, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था उसके लिए। फिर जब इस पर एनालिसिस होना शुरू हुआ तो पता चला कि चार्ज्ड पार्टिकल्स जब रेस्ट में होते हैं उनके इर्द गिर्द सिर्फ एक फील्ड होती है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, और जब वही चार्ज पार्टिकल्स, आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल मोशन में ऑब्जर्व किया जाता है तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक और फील्ड आ जाती है जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, चार्ज पार्टिकल जब मोशन है इट मीन्स इट इज़ कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को डील कर रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी है तो वहाँ पर मैग्नेटिज्म भी आ रहा है। तो पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग नहीं है, ये दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं। जहाँ कहीं इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ मैग्नेटिज्म भी है, जहाँ कहीं मैग्नेटिज्म है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की कंबाइंड स्टडी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। और ईयर 1819 को बर्थ ईयर माना जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। ओके, और क्रिस्टन ऑरस्टेड को फादर माना जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? इज द कंबाइंड स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड magnetism. Is it right? You may take a screenshot. Okay, हम ये सारी की सारी डिस्कशन एटम मैटर के साथ ही रिलेट कर रहे हैं, फिजिक्स की डेफिनेशंस में ही ये सब कुछ आ रहा है, राइट? अब प्लाज्मा फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बाद फिजिक्स की कोई और ब्रांच है, वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? वेरी सिंपल कि न्यूक्लियर फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्टडी। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किस चीज़ के बने हुए हैं? क्वार्क्स के बने हुए हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपोजिशन में क्वार्क्स आते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्मेबल है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ट्रांसफॉरेबल है। तो ये सारी स्टडी जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्म होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ट्रांसफॉर्म होता है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की वजह क्या है, न्यूक्लियस कैसे टूटता है, अनस्टेबिलिटी की वजह क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स में। सो व्हाट इज़ न्यूक्लियर फिजिक्स? स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। अगर कोई डिटेल्स में सवाल आ जाए तो क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस एंड द चेंजेस दैट आर कॉज्ड विदिन द दैट आर हैपनिंग विदिन द न्यूक्लियस ड्यू टू सम ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है बायोमेडिकल फिजिक्स, जिसको बायोफिजिक्स भी कहते हैं या बायोमेडिकल फिजिक्स भी कह सकते हैं या जस्ट मेडिकल फिजिक्स भी कह सकते हैं। बायोमेडिकल फिजिक्स या मेडिकल फिजिक्स या बायोफिजिक्स क्या है? वी से दैट फिजिक्स की ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो अक्सर करके फिजिकल फेनोमेना के लिए तो हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मेडिकल प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि लेज़र, जैसे कि एक्सरेज, जैसे कि रेडियोथेरापी, जैसे कि MRI, जैसे कि CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और भी बहुत कुछ। तो ये फिज़िक्स की वो एप्लीकेशंस हैं जो कि यूज़ की जाती हैं मेडिकल पर्पस के लिए। तो इन सारी टेक्निक्स
ये सारी टेक्निक्स जो कि फिजिक्स की हैं लेकिन इस्तेमाल कहाँ की जाती है, मेडिकल, तो इन सारी टेक्निक्स की स्टडी को कहा जाता है बायोमेडिकल फिजिक्स। सो यहाँ पर फिजिक्स की कुछ खास ब्रांचेस पूरी हुई। याद रखें फिजिक्स की इन ब्रांचेस को दो खास बड़े हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और वो दो बड़े हिस्से हैं क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी डिस्कशन इन दो बड़े हिस्सों पर होगी इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट।